अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। ये आज का जो लेक्चर है ये सेट थ्योरी के स्टूडेंट्स के लिए वीएस मैथ्स सेमेस्टर 1 वालों के लिए मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। चैप्टर 6 की जो कार्डिनैलिटी का चैप्टर है उसकी एक चेन सी चल रही है, उसी सिलसिले में ये लेक्चर दिया जा रहा है। और लास्ट लेक्चर्स के बारे में थोड़ी सी बात कर ली जाए तो मैंने आप लोगों को कार्डिनैलिटी ऑफ इन्फिनिट सेट्स के बारे में बात की थी। इन्फिनिट सेट्स जो उनसे हैं उनकी दो तरह की टाइप्स हमने देखी थी, काउंटेबल सेट्स थे और एक अनकाउंटेबल सेट्स थे। जो काउंटेबल सेट्स थे उनके बारे में मैंने बात की थी, तो उसमें डिन्यूमरेबल सेट्स की बात हुई थी। जो काउंटेबल सेट्स होते हैं बताया आप लोगों को पहले भी उसके बारे में कि काउंटेबल सेट्स दो तरह के होते हैं, एक फाइनाइट हैं और एक डिन्यूमरेबल हैं। डिन्यूमरेबल तो जो डिन्यूमरेबल सेट्स हैं उनके बारे में बताया था कि वो तमाम सेट्स जो कि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स पी जो है उसके इक्विपोटेंट होते हैं उन्हें डिन्यूमरेबल सेट्स बोला जाता है। पी की जो कार्डिनैलिटी होती है फिर उनकी जो डिन्यूमरेबल सेट्स हैं अगर मैं उसको डी से रिप्रेजेंट करूं तो उनकी कार्डिनैलिटी के बराबर होती है। और मैंने इसको बताया था कि इसकी कार्डिनैलिटी को हम लोग अमूमन एन नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको अल्फ़ा से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जो भी सिंबल आप देख सकते हैं इसको अपने जो बुक है उसके अंदर आपको नज़र आ जाएगा। मुख्तलिफ़ किस्म के सिंबल्स जो हैं उसको यूज़ किए जाते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर कोई भी इनमें से सिंबल आए तो आपको एटलीस्ट फेमिलियर होना चाहिए और उसके लिए आपको बुक लाजमी एक दफ़ा स्टडी भी करनी चाहिए इन सिंबल्स को देखने के लिए। अच्छा, उसके बाद मैंने आप लोगों को एक काउंटेबल सेट्स के बाद उनसे अनकाउंटेबल सेट्स की बात की थी। अनकाउंटेबल सेट्स में मैंने आपसे ये कहा था कि जो 0-1 इंटरवल है जो कि अनकाउंटेबल, मैंने प्रूव भी करवाया आप लोगों को। उसकी जो कार्डिनैलिटी थी उसको हम पावर ऑफ कॉन्टिनम या सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और कोई भी सेट जो कि क्लोज इंटरवल हो चाहे ओपन इंटरवल हो, अगर वो इसके इक्विपोटेंट हैं, जैसे मैंने आप लोगों को इस तरह की थ्योरम को प्रूव भी करवाया हुआ, तो ऑब्वियसली इनकी जो कार्डिनैलिटी है वो भी सी के ही इक्वल होगी, यानी पावर ऑफ कॉन्टिनम के। उसके अलावा आप लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में ये भी देखा हुआ कि 0-1 जो क्लोज इंटरवल होता है वो इक्विपोटेंट होता है 0 सेमी क्लोज इंटरवल यानी हाफ ओपन हाफ क्लोज के। ऐसे ही 0 की तरफ से अगर ओपन है तो 1 की तरफ से क्लोज, और ऐसे ही टोटल ओपन इंटरवल्स को भी आप देख चुके हैं। लास्ट लेक्चर जो 15-16 मैंने आप लोगों को समझाए हुए हैं उसके अंदर जो है मैंने ये बातें एक्सप्लेन की थी। अच्छा, अब ये सारी बातें करने के बाद हम लोग आज के लेक्चर की तरफ आते हैं। मेन जो दो बातें मैंने यहाँ नहीं लिखी थी, मैं यहाँ वो मेरे एक माइंड में एकदम आई स्पार्क की बात, वो भी बता दूँ। मैंने आप लोगों से ये भी कहा था अगर दो सेट्स डिसजॉइंट हैं, ये चीज़ें आपने आज के लेक्चर के स्टार्ट से पहले अपने माइंड में रखनी है। और बेहतर ये है कि जो चीज़ें मैं यहाँ नोट डाउन कर रहा था लेक्चर के अंदर, जब आप इस लेक्चर को लें पढ़ें देखें तो साथ साथ जो सा ये चीज़ें जो मैं बताता हूँ मेन पॉइंट्स, इनको आप लोग नोट भी किया करो। अच्छा, तो आके जो उनसे आगे लेक्चर में चलते हुए आप लोगों को ईजी फील हो कि आप लोगों के सामने हों सारी बातें क्या लिखी हैं। अच्छा, अगर दो सेट्स डिसजॉइंट है तो बताया था इनकी जो कार्डिनैलिटी है इनके यूनियन की वो इन दोनों के इंडिविजुअल सम के इक्वल होती है। उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि दो सेट्स अगर उनकी क्रॉस ली जाए उनकी कार्डिनैलिटी उनकी अलग-अलग कार्डिनैलिटी की प्रोडक्ट की इक्वल होती है। तो ये सारी बातें आप लोगों से मैं कर चुका हूँ, इन सारी बातों को माइंड में रखें। आज के लेक्चर का स्टार्ट ले रहा हूँ। अच्छा, लेक्चर के स्टार्ट जो है वो एक क्वेश्चन का प्रूफ है जिसमें हमने ये प्रूव करना है कि एन नॉट प्लस एन नॉट प्लस एन नॉट प्लस वन इज इक्वल टू एन नॉट। तो इसको अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा प्लस सो ऑन करके इज इक्वल टू अल्फ़ा भी लिखा जा सकता है। ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड है, ये थर्ड एंड सो ऑन। इसका मतलब है ये कोई डिन्यूमरेबल कलेक्शन है, डिन्यूमरेबल। और ये जो डिन्यूमरेबल कलेक्शन लिखी हुई है एक्चुअल में ये कार्डिनल नंबर्स लिखे हुए हैं डिन्यूमरेबल सेट्स के। और ऑब्वियस बात है अगर ये डिन्यूमरेबल सेट्स हैं इनका सम की शक्ल में ये बात लिखी गई तो ये डिसजॉइंट भी होंगे। इसका मतलब है एक्चुअल में ये अगर ये पेपर में क्वेश्चन आता है तो इसकी शक्ल कुछ यूं भी बन सकती है कि आपसे कोई ये कहे कि प्रूफ करके दिखाओ जो डिन्यूमरेबल सेट्स की काउंटेबल यूनियन होती है वो भी डिन्यूमरेबल होती है
उसको यानी उसकी शक्ल में कोई क्वेश्चन लिखा हुआ आ सकता है आप लोगों के पास कि आपके पास कोई डिनोमरेबल सेट्स दे दिए जाएं और बता दिया जाए कि वो जो उनसे हैं काउंटेबल हैं और वो डिसजॉइंट भी हैं। तो आप बताएं कि उनका सम जो उनसे है वो उनकी यूनियन जो सी है वो किसके बराबर होगी। तो ऐसा करके क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ये बता रहा हूँ इसका प्रूफ वो ज़रा आप लोग टैली कर लो कि हम लोगों के पास क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि प्रूफ करके दिखाओ अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा प्लस सो ऑन इज इक्वल टू अल्फ़ा वेयर अल्फ़ा जो है वो कार्डिनलिटी है डिनोमरेबल सेट्स की या पी की। और ऑब्वियस बात है पी जो है वो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और हर पॉजिटिव जो पॉजिटिव इंटीजर जो है वो हर डिनोमरेबल सेट की इक्विपोटेंट होता है। तो आप यहाँ डी भी लिख सकते हैं और डी को कह सकते हैं डिनोमरेबल सेट है उसकी कार्डिनलिटी लिखी हुई है। अच्छा, सबसे पहले नंबर पे यहाँ आपने इसके प्रूफ करते हुए रीज़न देनी है एक थ्योरम की कि एज वी नो हमें पता है काउंटेबल यूनियन। चलिए ये स्टेटमेंट में लिख के इसकी फेवर में कोई एग्जांपल देने की कोशिश भी करता हूँ। एज वी नो काउंटेबल यूनियन ऑफ डिसजॉइंट डिनोमरेबल सेट्स इज डिनोमरेबल। अच्छा, ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है इसको मैं मैथमेटिकली लिखूं तो ये कुछ ऐसे है डी इज इक्वल टू यूनियन आई वन टू इन्फिनिटी ए आई where ai intersection aj is equal to empty for all ij for all I is not equal to j। एक्चुअल में ये लिखा हुआ क्या है, ये एक्चुअल में लिखा हुआ है a1 यूनियन a2 यूनियन a3 यूनियन सो ऑन। और ये सारे जो सेट्स हैं ये जो a1 a2 ये सारे के सारे डिसजॉइंट भी हैं एंड ईच ai इज डिनोमरेबल और ये सारे के सारे डिनोमरेबल भी हैं और उनकी ये काउंटेबल यूनियन लिखी हुई है। काउंटेबल यूनियन मीन्स इनको लेबल किया जा सकता है यूनियन में पहला नंबर है, ये दूसरा, ये तीसरा, तो इसका मतलब ये काउंटेबल यूनियन लिखी हुई है। किन की लिखी हुई है? डिसजॉइंट सेट्स की लिखी हुई है। वो सेट्स खुद कैसे हैं? वो डिनोमरेबल हैं। तो वो होती किसके बराबर है जी? वो डिनोमरेबल सेट के बराबर होती है। मसलन मैं एक छोटी सी बात करता हूँ, एग्जांपल देता हूँ कि मेरे पास जो है वो सेट ऑफ जो नेचुरल नंबर्स हैं वो ये लिखे हुए हैं 0 1 2 3 सो ऑन। अब गौर से देखो तो इसके अंदर एक सेट तो ये बन सकता है यूनियन, दूसरा सेट ये आ सकता है 1 3 5 सो ऑन। आप चेक कर सकते हो अगर मैं इसका नाम ए रख लूँ और इसका नाम बी रख लूँ तो ये सेट ऑफ इवन नंबर्स हैं, पॉजिटिव इवन नंबर्स, ये पॉजिटिव ऑड नंबर्स लिखे हुए हैं। यानी सेट ऑफ इवन नंबर्स हैं, यहाँ मतलब नॉन नेगेटिव कह देना चाहिए अगर 2 से स्टार्ट होता पॉजिटिव नंबर्स का लफ्ज़ बोलते। बहरहाल पहली बात तो ये है कि ये दोनों डिनोमरेबल हैं, यानी ये चलते जा रहे हैं, इसके एलिमेंट्स को लेबल किया जा सकता है। आप प्रूव कर चुके हो कि ये जो ई था वो जो उनसे इकोपोटेंट था पी के, ऑड नंबर ओ जो था वो भी इकोपोटेंट पी था, ये मैंने प्रूफ करवाया था। ये दोनों जो उनसे डिसजॉइंट हैं और दो सेट्स अगर ये लिखे गए हैं तो इसका मतलब है ये दोनों हैं तो डिनोमरेबल, लेकिन ये दो सेट्स हैं तो काउंटेबल तो हैं। काउंटेबल दो तरह के सेट्स होते हैं ना, काउंटेबल होते हैं या फाइनाइट या फिर डिनोमरेबल। चलो इस एग्जांपल में मैंने फाइनाइट की एग्जांपल दे दी कि टोटल दो सेट्स हैं, इसका मतलब काउंटिंग में दो का मतलब है फाइनाइट तादाद में, तो काउंटेबल तो हुए और ये डिनोमरेबल भी हैं। और गौर से देखो ये दोनों डिसजॉइंट भी हैं और इनकी यूनियन जो सी है वो भी एक डिनोमरेबल सेट है। हमने ये भी प्रूफ किया हुआ कि एन जो है इक्विपोटेंट टू पी होता है। तो इसका मतलब हम एग्जाम्पल भी दे सकते हैं अपनी स्टेटमेंट के ऊपर जो मैंने यहाँ लिखी है। और अब मैं आ जाता हूँ इस स्टेटमेंट की तरफ वापस। अच्छा, अब ये लाइन लिखी है तो इसका मतलब ये है कि अगर ये दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब इनकी कार्डिनलिटीज़ इक्वल हैं, क्योंकि पहले भी कई दफ़ा बात हो चुकी है कि अगर सेट्स दो बराबर हों, दो साइड्स इक्वल सेट्स की लिखी हुई हैं तो इक्वल सेट्स इक्विपोटेंट भी होते हैं। आप पिछले प्रीवियस लेक्चर्स को टैली करो तो आपको ये स्टेटमेंट का आंसर भी मिल जाएगा, यूनियन सो ऑन। अब ये सारे के सारे जो कि डिसजॉइंट हैं और मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको पिछले जो लेक्चर्स हैं उसको रिकॉल किया था, बताया था अगर डिसजॉइंट सेट्स यूनियन में लिखे तो उनको सम की शक्ल में अलग-अलग उनकी कार्डिनलिटी को लिख सकते हैं। इसका मतलब है इनकी कार्डिनलिटी अलग-अलग लिखी जा सकती थी सम की शक्ल में। और ये चूँकि सब के सब डिनोमरेबल हैं, ये भी डिनोमरेबल है डी जो उनसा है, तो जो भी डिनोमरेबल सेट होता है उसकी डेफिनेशन ये है
कि डिन्यूमरेबल सेट क्यों से बड़ा इक्विपोटेंट टू पी होता है। इसका मतलब इनकी कार्डिनलिटी पी की कार्डिनलिटी इक्वल होगी विच इज़ अल्फ़ा। इसका मतलब इसकी जगह भी अल्फ़ा लिखा जा सकता है, सबकी जगह अल्फ़ा लिखा जा सकता है और इस साइड पे भी अल्फ़ा आ जाएगा। तो यही हम लोगों ने प्रूव करना था। इस प्रूफ को देख लो, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन ये आपके एग्जाम्स में आ सकता है। इससे आगे चल रहा हूँ जी। अच्छा, इसके बाद जो उनसे है मैं चलूँगा, आज जो हम लोगों ने स्टार्ट ले लिया है कार्डिनलिटी या कार्डिनल नंबर्स का ही सारा ये लेक्चर है। तो उसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में बता रहा हूँ कि अगर सी जो उनसे पावर ऑफ कॉन्टिन्यूम है, कार्डिनलिटी ऑफ अनकाउंटेबल सेट्स की बातें होने लगी अब स्टार्ट, देन प्रूव ये करना है। क्वेश्चन आ गया नंबर 1, सी प्लस सी। एक्चुअल में हम लोगों ने ये प्रूफ क्या करना है नंबर 1 के ऊपर। नंबर 1 के ऊपर हम लोगों ने ये प्रूव करना है कि आप लोगों के पास दो अनकाउंटेबल सेट्स की यूनियन लिखी हो तो वो अनकाउंटेबल होती है। नंबर 2 के ऊपर प्रूफ ये करना है कि फाइनाइट सेट्स जो फाइनाइट तादाद में अनकाउंटेबल सेट्स लिखे हों उनकी यूनियन भी अनकाउंटेबल होती है, और काउंटेबल तादाद में या डिनोमिनेबल तादाद में लिखे हुए अनकाउंटेबल सेट्स की यूनियन भी अनकाउंटेबल ही होती है। एक्चुअल में ये क्वेश्चन इस तरह लिखा हुआ आ सकता है। अब इन तीनों बातों को प्रूफ करने की तरफ चलते हैं। नंबर 1, अच्छा नंबर 1 के ऊपर मैंने जो प्रूफ करना है सी प्लस सी इज इक्वल टू सी। अच्छा, उसके लिए प्रूफ स्टार्ट कैसे करूँगा? उसके लिए मैं आप लोगों को ज़रा पिछले बातों को रिकॉल कर दूं कि हम लोगों ने देखा था कि ए बी कोई भी क्लोज इंटरवल जो है वो इक्विपोटेंट होता है सी डी के। अच्छा, अब इस बात को आप जनरलाइज कर सकते हो, ओपन इंटरवल के लिए भी इस बात को लिख सकते हो, सेमी ओपन सेमी क्लोज यानी हाफ ओपन हाफ क्लोज जो है उसके लिए बात भी ये जनरलाइज की जा सकती है, और यही बात इस वाले इंटरवल के लिए भी जनरलाइज की जा सकती है। तो यहाँ मैं ये बता रहा हूँ कि ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए और आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं। जैसे मैंने ए बी को इक्विपोटेंट सी डी प्रूव करवाया हुआ है आप लोगों को, उसी बेसिस के ऊपर आप ये तीनों को भी चेक कर सकते हो। अच्छा, अब ये प्रूव करने के लिए मैं स्टार्ट इस तरह ले रहा हूँ कि हमें ये पता है कि एक और ये जो क्लोज इंटरवल्स हैं हमें ये भी पता है ये इक्विपोटेंट 0 1 के भी सी डी की जगह हमने ये लिखा वर्ड। तो ये बातें आप लोगों को ज़हन में होनी चाहिए। अब इस तरफ वापस आ गया इस प्रूफ की तरफ कि सी प्लस सी को अगर सी के बराबर प्रूफ करना है तो एक क्लोज इंटरवल 0 2 मैंने लिखा। ये 0 2 कहाँ होगा? रियल लाइन के ऊपर आते हैं, इसको देखते हैं। तो यहाँ से बिलफर्ज यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो इसकी इंटरवल की बात मैं कर रहा हूँ। तो चेक करो क्या इस इंटरवल को ऐसे लिख सकते हैं 0 1 से ओपन यूनियन 1 से 2। आप ये चेक कर लो कि ये इंटरवल 0 से लेकर 1 से पीछे पीछे यानी 1 शामिल नहीं है, और फिर ये वाला इंटरवल 1 से लेकर ऑनवर्ड 2 तक है। इसका मतलब वाकई इनकी यूनियन इसके बराबर है, और ये दोनों डिसजॉइंट हैं, ये दोनों डिसजॉइंट हैं। अच्छा, अब अगर ये दोनों डिसजॉइंट है तो इसकी कार्डिनलिटी अगर लेंगे, ये दोनों बराबर तो हैं साइड्स, इसकी कार्डिनलिटी बराबर होगी इसके यूनियन की कार्डिनलिटी के। ये लिखा मैंने, और अभी बताया कि ये दोनों डिसजॉइंट हैं और डिसजॉइंट सेट्स की अगर यूनियन कार्डिनलिटी में आ जाए तो फिर उनकी अलग-अलग कार्डिनलिटी के सम के इक्वल होती है। इसका मतलब हमने इसको ऐसे लिख लिया जी। और ये सारे इंटरवल्स, अभी यहाँ बात हुई है, ये सारे इंटरवल्स जो उनसे हैं, जैसे ये क्लोज इंटरवल है 0 2, ये भी इक्विपोटेंट है 0 1 के। ये क्लोज इंटरवल है 1 2, ये भी इक्विपोटेंट है 0 1 के। क्योंकि कोई भी क्लोज इंटरवल 0 1 के इक्विपोटेंट तो होता है, इसको तो हम चेक कर सकते हैं, हमने प्रूफ देख लिए हैं। इसका मतलब है ये वाली इसकी कार्डिनलिटी जो सी है चाहे लो वो भी सी के इक्वल आएगी, और इसकी कार्डिनलिटी चाहे लें वो भी सी ही के इक्वल आएगी। रहेगी बात इस वाले की कार्डिनलिटी, तो हम सबको ये पता है कि ये जो लिखा हुआ इंटरवल है, चूँकि हम देख चुके हैं प्रूफ इसका कि ये भी इसके इक्विपोटेंट होता है, इस वजह से इसकी कार्डिनलिटी भी सी है। इसका मतलब है इसकी जगह भी सी लिखा जा सकता है, इसकी जगह भी सी लिखा जा सकता है, इसकी जगह भी सी लिखा जा सकता है। तो ये फर्स्ट पार्ट का प्रूफ था जिसमें सी प्लस सी इज इक्वल टू सी प्रूफ करना था। सेकेंड पार्ट की तरफ आ रहा हूँ।
अच्छा, जो सेकंड पार्ट है वो फाइनाइट तादाद में यानी एन टाइम्स लिखे हुए अनकाउंटेबल सेट्स की यूनियन है विच इज़ अगेन अनकाउंटेबल। अच्छा, अब इसके लिए स्टार्ट कैसे लेना चाहिए, इसके लिए हमने एन इंटरवल्स लेने हैं और वो डिसजॉइंट लेने हैं, क्योंकि प्लस जब भी आपने कार्डिनैलिटी में लिखना है आपके पास डिसजॉइंट सेट्स होने चाहिए, तभी उनकी यूनियन को आप सम की शक्ल दे सकते हो। तो मैंने स्टार्ट लिया सेकंड प्रूफ का। अच्छा, जो सेकंड प्रूफ है उसके लिए मैंने लेट किया, जो पहला इंटरवल मैं ले रहा हूँ उसका नाम है A1 A2 और A2 की तरफ से ब्रैकेट को मैंने ओपन रखा। अच्छा, दूसरा इंटरवल, अच्छा ये ओपन रखने का मकसद क्या होता है कि आपके पास डिसजॉइंट सेट्स आ जाए, यानी कोई नंबर उनमें कॉमन ना रहे। दूसरा सेट A2 से शुरू हुआ और A3 से पहले पहले वो फिनिश हो गया। उसके बाद तीसरा सेट इसी तरह A3 से स्टार्ट हुआ और वो A4 से पहले पहले फिनिश हो गया। चलते चलते जो लास्ट वाला AN है, ऑब्वियसली 2 की दफ़ा यहाँ 2 आ रहा है, 3 की दफ़ा यहाँ 3 आ रहा है, तो N की दफ़ा यहाँ N आएगा और N+1 से पहले पहले वो फिनिश हो जाएगा। पहली बात तो ये कंफर्म है कि ये सारे के सारे जो उनसे इंटरवल्स हैं ये इको पोटेंट हैं, यानी अगर मैं इनकी वर्डिंग ऐसे लिखूं तो मुझे ये बताना चाहिए कि सबसे पहले जो AI+1 ओपन इंटरवल है ये इको पोटेंट हैं इस इंटरवल के, और ये आगे इको पोटेंट इसके होता है। तो इसका मतलब इन सब की कार्डिनैलिटीज इंडिविजुअल की फॉर ऑल आई जो है वो 1 2 3 अप टू N तक जा रहा है। तो ये बात हमें सबसे पहले पता है। इसका मतलब ये है कि ये आई की जगह 1 लगाओ तो फिर आपका पहला इंटरवल आ जाएगा, 2 लगाओ, तो इसका मतलब है ये मैं एक्चुअल में बता ही रहा हूँ कि AI जो है इको पोटेंट है इसके, और आई जो उनसे 1 से लेकर N तक जा रहा है। अब ये सारे जो इंटरवल्स हैं वो डिसजॉइंट भी हैं, एंड AI इंटरसेक्शन AJ इज इक्वल टू एम्प्टी फॉर ऑल आई इज नॉट इक्वल टू J, और आई जे जो है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 से लेकर N तक। तो जो आपके पास यहाँ नंबर्स लिखे हुए हैं वो मैं बता ही रहा था कि वो कोई भी यहाँ आपके पास जो इंटरवल लिखा हुआ है उनमें से किसी दो के इंटरसेक्शन लो वो एम्प्टी आएगी, और ये सारे के सारे इंटरवल्स की जो इंडिविजुअल कार्डिनैलिटी है वो C के बराबर है, क्योंकि इक्वल पोटेंट हैं 0 1 के। तो इन सब की अगर मैं यूनियन लूँ, ये बात लिखने के बाद अगली लाइन की तरफ चलते हैं कि अगर मैं इन सब की यूनियन लूँ, नाउ A1 A2 यहाँ से ओपन है इंटरवल यूनियन, A2 A3 यहाँ से ओपन है इंटरवल यूनियन, सो ऑन, लास्ट में यूनियन ऑफ AN AN+1 लूँ तो ऑब्वियसली ये बराबर होगा। देखो ये ऐसे है जैसे A1 से पहले A2 से पहले पहले तक पहला इंटरवल था, फिर A2 से A3 से पीछे पीछे दूसरा इंटरवल था, और ये प्रोसीजर चलते चलते लास्ट में जो इंटरवल था वो AN से AN+1 से पीछे पीछे था। तो इन सब की यूनियन फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगी, मींस A1 से AN+1 से पीछे पीछे तक, और ये भी एक इंटरवल है जो कि इक्विपोटेंट होगा 0 1 के। अब ये लाइन लिखने के बाद हम लोग ये कह सकते हैं कि जो इसकी कार्डिनैलिटी है ये A1 है, ये थोड़ा मैं नीचे कर लूँ, A1 AN+1 इसकी जो कार्डिनैलिटी है फिर वो ऑब्वियसली बराबर होगी कार्डिनैलिटी ऑफ ये सारे यहाँ आपने लिखने A1 A2, फिर उसके बाद यूनियन A2 A3, ऐसे ही चलते जाएंगे यूनियन। लास्ट में जो यूनियन आएगी वो क्या आ जाएगी AN+1 और वहाँ से ओपन रख के इंटरवल। अच्छा, अब ये चूँकि सारे डिसजॉइंट हैं यूनियन में लिखे हुए, तो इनकी जो कार्डिनैलिटी है यूनियन की शक्ल में उनके अलग-अलग कार्डिनैलिटी के सम के इक्वल होगी। तो यहाँ तक आने के बाद हम अगली लाइन फिर ये लिखेंगे जी। इसका मतलब यहाँ तक आने के बाद हम नेक्स्ट लाइन जो लिखेंगे वो ये लिखेंगे फिर इसकी जो कार्डिनैलिटी है किसकी, A1 से AN+1 ओपन इंटरवल की, वो इक्वल होगी कार्डिनैलिटी ऑफ A1 A2, फिर प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ A2 A3, फिर प्लस ऑन, और लास्ट में कार्डिनैलिटी ऑफ AN+1 और यहाँ से ओपन। और ये सब मैंने भी बताया कि इसकी कार्डिनैलिटी भी चूँकि 0 1 के इक्वल है, AN+1 जो है वो इक्विपोटेंट है इसके, और फिर उसके बाद ये आगे इक्विपोटेंट होता है इसके,
और इसकी कार्डिनैलिटी सी है तो फिर इसकी भी सी होगी। और ऐसे ये जो सारे थे, अभी मैंने इससे पहले थोड़ी देर पहले ये बात लिखी थी कि ए आई प्लस वन जो उनसे थे सारे के सारे, ये भी इक्वोपोटेंट थे इसके, यानी इसके पहले, और फिर आगे ये इसके इक्वोपोटेंट होता है, हम प्रूव कर चुके हैं फॉर ऑल आई 1 2 3 अप टू एन करके। लिहाजा अगली लाइन में आप खुद लिखिएगा कार्डिनैलिटी ऑफ दिस इज इक्वल टू सी, कार्डिनैलिटी ऑफ दिस इज इक्वल टू सी फॉर ऑल आई 1 2 3 अप टू एन। तो इसका मतलब ये बात लिखने के बाद फिर अगली लाइन क्या आएगी, अगली लाइन ये आएगी, इसकी जगह सी आ जाएगा, इसकी जगह सी आ जाएगा, इसकी जगह सी आ जाएगा, प्लस वन इसकी जगह भी सी आएगा। और ये कितने टाइम्स लिखा हुआ है, एन टाइम्स। आप इस वर्ड को अगर एंड पे यहाँ प्लस सी ना लिखना चाहो तो सो ऑन छोड़ के एंड टाइम्स का लफ्ज़ भी लिख सकते हो लास्ट लाइन की शक्ल में। ये था सेकंड प्रूफ। अब मैं चल रहा हूँ थर्ड वाले प्रूफ की तरफ। ये सेकंड हो गया हमारा प्रूफ, हम चलेंगे थर्ड प्रूफ की तरफ। अच्छा, जो थर्ड वाला प्रूफ है उसमें आप लोगों ने थोड़ा ध्यान रखना है कि आप अब काउंटेबल सेट्स लेने लगे हैं, यानी काउंटेबल तादाद में आपने अनकाउंटेबल सेट्स लेने हैं। ये क्वेश्चन है, सी प्लस सी प्लस सी प्लस सो ऑन इज इक्वल टू सी। अच्छा, अब इसका प्रूफ करना है, और ये कितने हैं, इनकी तादाद कितनी है, तो ऑब्वियसली ये काउंटेबल हैं। इस ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड एंड सो ऑन चलते जा रहे हैं। वो ये खुद क्या हैं, ये खुद अनकाउंटेबल सेट्स की बातें हो रही हैं। अच्छा, अब यहाँ से अब नेक्स्ट नंबर के ऊपर चल रहा हूँ मैं, तो उसके लिए मैंने बताया कि सबसे पहले तो आपने वर्ड इस तरह स्टार्ट ले लें, बेशक लेट ए आई 1 2 3 अप टू सो ऑन, ज़ाहिर काउंटेबल तादाद में कुछ सेट्स की बात होगी। बी आ डिनमरेबल कलेक्शन, यानी कलेक्शन ये डिनमरेबल है, लेबल की जा सकती है पहला दूसरा तीसरा, डिनमरेबल कलेक्शन ऑफ अनकाउंटेबल सेट्स। और ये खुद सारे के सारे इंडिविजुअली क्या हैं, अनकाउंटेबल सेट्स, सच दैट नंबर वन, ए वन मैं यहाँ ले रहा हूँ और ये खास तौर पर डिज़ाइन किया गया है इस तरह। आपके पास एक इंटरवल मैंने लिखा, यहाँ मैंने खास तौर पे लफ्ज़ बोला था, खास तौर पर डिज़ाइन किया गया। आपने इंटरवल लेने ऐसे हैं, ये ज़हन में रखिएगा कि आपने इन सब की जो यूनियन लेनी है वो 0 1 जो इंटरवल है, चाहे वो क्लोज हो चाहे वो सेमी ओपन क्लोज हो, उस तरह के इंटरवल के एटलीस्ट उनसे उसके बराबर आनी, मतलब यानी उसके उससे आगे नहीं आप जा सकते। ये जो वर्ड मैं बोल रहा हूँ, मैं इसको लिखने के बाद ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेन कर पाऊँगा शायद। कि A1 ये मैंने लिखा, A2 ये लिखा, 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर। अच्छा, A3 हो क्या रहा है, अब कर क्या रहा हूँ, पहला इंटरवल 0 से 1/2 तक गया था और 1/2 शामिल नहीं था। दूसरा इंटरवल 1/2 से यानी स्टार्ट हुआ, वो शामिल है, और फिर आगे कहाँ तक गया, 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर के। अच्छा, ये चीज़ चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है आपको कि आया ये नंबर जो लिखा है जिसे मैंने अंडरलाइन किया, क्या इससे बड़ा है। ऑब्वियस बात है, दो पॉजिटिव नंबर्स में जो पहला पॉजिटिव नंबर है तो वो यही है, उसमें एक और पॉजिटिव नंबर ऐड करोगे तो ऑब्वियसली वो इससे बड़ा ही आंसर देगा, वो जितना भी आप उसे खुद चेक कर सकते हो। अच्छा, A3 जो सा लिख रहा हूँ वो इस वैल्यू को शामिल करके, कॉमा इसमें एक और मैंने नंबर ऐड किया 1/2 क्यूब उससे पहले पहले है, और ये प्रोसीजर जो है चलता जा रहा है, यानी ये कोई फिनिश नहीं हो रहा। अच्छा, अगर मुझसे कोई कहता है कि इसका nth इंटरवल भी लिख के दिखाओ, और nth लिखने के बाद उनसे कॉमा सो ऑन डाल दो, यानी जनरल कोई नंबर आपसे कोई पूछ लेता है, अभी भी मैंने सो ऑन डाला है, इसका मतलब है ये डिनमरेबल कलेक्शन ही लिखी हुई है। आप पहले 3 को लिख के भी कॉमा सो ऑन डाल सकते हो, और आप जो उनसे n तक दिखा के भी सो ऑन लिख दो, तो तब भी ये डिनमरेबल कलेक्शन है। अच्छा, अगर मुझे कोई कहता है इसको लिख के दिखाओ, तो ये आसान सी चीज़ है। अगर 3 था यहाँ पे तो आप चेक करो, आपके पास जो नंबर था वो यहाँ 2 तक जा रहा था और लास्ट वाला नंबर 3 आ रहा था। अगर यहाँ 2 था तो ये वाला नंबर 1 तक, और दूसरा एंड जो था वो स्क्वायर यानी उस नंबर तक ही जा रहा था। तो अगर यहाँ n है तो ऑब्वियसली ये चलेगा प्लस सो ऑन करके n-1 तक। ये मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि इसको देख लो
कि अगर आप यहाँ 3 है तो यहाँ 2 तक है, तो n है तो फिर n-1 तक जाएगा। और लास्ट वाला जो नंबर है 1/2 स्क्वायर सो ऑन, वो हो जाएगा 1/2n तक, और यहाँ से ओपन रख के तो कॉमा सो ऑन डाल दें। और अगर किसी को इसमें कोई कन्फ्यूजन आती है तो ज़रूरत नहीं है इसे लिखने की, कन्फ्यूजन में नहीं जाना, पहला दूसरा तीसरा इंटरवल लिख के सो ऑन आपने लिख दिया। ये सारे के सारे इंटरवल्स जो मैंने यहाँ लिखे हैं ये पहले नंबर पे तो डिसजॉइंट हैं। अच्छा, दूसरा, इन इंटरवल्स की अगर यूनियन ले ली जाए सारे इंटरवल्स की, तो सीधी सी बात है स्टार्ट तो होगा ज़ीरो से। यानी अगर मैं इन सब की n1 से इन्फिनिटी ए आईज की यूनियन ले लूँ, तो पहला जो स्टार्ट है वो तो पहला नंबर तो होगा ज़ीरो। दूसरा नंबर फिर ये गौर से देखो, ये सब अगर मैं ऐड करूँ तो ये ऐसे चलता है सीक्वेंस, 1/2 क्यूब सो ऑन, 1/2n और प्लस ऑन, और यहाँ से ओपन इंटरवल। तो ये तो सम यूनियन ली जाए तो ये तो इसके इक्वल आता है। और ये चेक करो ये है क्या लिखा हुआ, ये एक इन्फिनिट सीरीज लिखी हुई है जो कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की है। अगर आप लोग फर्स्ट ईयर का 6 चैप्टर अपने माइंड में लेके आए, वहाँ 6.8 था, वहाँ आपने ज्योमेट्रिक सीक्वेंसेस देखे थे। ज्योमेट्रिक सीक्वेंसेस वो सीक्वेंसेस होते हैं जिनकी हर दो कंसेक्टिव टर्म्स की कॉमन रेशो सेम होती है। अगर आप चेक करो तो इनमें से किसी दो को आपस में डिवाइड करें कंसेक्टिव टर्म्स को, चाहे फर्स्ट जो सेकंड टर्म है उसको फर्स्ट पे डिवाइड कर लो, चाहे थर्ड टर्म को सेकंड पर डिवाइड कर लो, चाहे फोर्थ को थर्ड पर डिवाइड कर लो, उनकी कॉमन रेशो 1/2 आती है विच इज़ सेम। तो ये इन्फिनिट टर्म्स का सम लिखा हुआ, तो इन्फिनिट टर्म्स के सम का फॉर्मूला होता था a1/1 - r। a1 इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म और r इज कॉल्ड कॉमन रेशो। अगर मैं इन सब का सम करना चाहूँ तो मुझे ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू a1/1 - r। a1 मेरे पास 1/2 है, कॉमन रेशियो भी बाई चांस 1/2, अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो वो भी 1/2 आएगा, और ये कट के तो आंसर आएगा 1। इसका मतलब है मैं इस सारे की जगह 0 1 लिख सकता था। ये डिज़ाइन ही इसी तरह किए गए थे इंटरवल्स जो उनसे हैं कि आपका आंसर जो उनसे है वो 0 1 की शेप में आ सके, इसलिए ये खसूसी तौर पे 1/2 को चूज़ किया गया। अच्छा, एक और चीज़, ये इससे आगे की जो मतलब यानी अगर आप किसी और नंबर की बात करते हैं वो आप चेक करें कि इससे छोटा कोई नंबर 1/2 से यानी 0.5 से कोई छोटा नंबर लो, उस सूरत में ये वाली शेप कैसी आएगी, इसको आप लोग स्टूडेंट्स चेक करिएगा। 1/2 होता है 0.5, तो अगर मैं 0.4 ले लेता, 0.4 क्या होता है 4/10 यानी 2/5 करके, तो अगर 2/5 करके चलें तो क्या ये वाला फॉर्मूला उस पर अप्लाई किया जा सकता है? अगर किया जा सकता है तो काम चल जाएगा। एक्चुअल में ये फॉर्मूला भी देखना है आपने कि आपके पास कॉमन रेशियो <<1 होनी चाहिए। फॉर्मूला अप्लाई करने की जो पहली शर्त थी वो ये होती है कि अगर आपकी कॉमन रेशियो की एब्सोल्यूट वैल्यू <<1 होगी तो फिर ये फॉर्मूला लग सकता है। इसका मतलब है आप ये देखिएगा ध्यान से कि ये जो वैल्यू आपने यहाँ चूज़ करनी है वो इसके अलावा भी चूज़ की जा सकती है, लेकिन वो ऐसी होनी चाहिए कि आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकें। ये है बेसिक थीम इसके पीछे अप्लाई करने का। अच्छा, अब मैं वापस आ रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि ये बातें लिखने के बाद मुझे ये पता तो लग गया कि ये जो मेरे पास इंटरवल्स लिखे हुए हैं इन सब की अगर मैं यूनियन ले लूँ तो वो 0 1 के इक्वल आती है इस इंटरवल के। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसका जो कार्डिनैलिटी देखी जाएगी तो वो सी हो जाएगी, बिकॉज यूनियन इन सब की यूनियन करूँगा तो इसका मतलब है वो 0 1 आएगा। यानी मैं ये सारी बातें जो मैंने बताई हैं वो लिखने के बाद नेक्स्ट लाइन की तरफ जा रहा हूँ। ये है नेक्स्ट लाइन, यहाँ बता रहा हूँ। सो इसका मतलब ये हुआ कि मैं ये लिख सकता हूँ कि 0 1 यहाँ से ओपन रखा इंटरवल वो बराबर है a1 यूनियन a2 यूनियन a3 यूनियन सो ऑन। और ये सारे के सारे डिसजॉइंट हैं, आप इसे चेक कर सकते हो। लिहाजा जब मैं इसकी कार्डिनैलिटी लिखूँगा तो वो इसकी कार्डिनैलिटी के इक्वल आएगा। और ये चूँकि सारे के सारे जो उनसे हैं वो डिसजॉइंट हैं, जो इनके अलग-अलग सम की बराबर आएगी ये चीज़ प्लस ऑन करके। और इसकी कार्डिनैलिटी सबको पता है वो सी है, क्योंकि ये इक्विपोटेंट होता है क्लोज इंटरवल 0 1 के। चूँकि ये सारे इंटरवल्स भी
इकोपोटेंट हैं 0 1 के, ये कंफर्म है कि ईच ए आई इज इकोपोटेंट टू 0 1 दिस इंटरवल। इस लाइन के बाद आप ये वर्डिंग बताएंगे और ये सारे के सारे उनसे हैं फॉर ऑल आई 1 2 3 अप टू सो ऑन। और ए आई इंटरसेक्शन ए जे भी जो है वो एम्प्टी है फॉर ऑल आई इज़ नॉट इक्वल टू जे, लिहाजा आपने ये वर्डिंग लिखी थी। और फिर इसका मतलब ये हुआ कि इसकी कार्डिनैलिटी भी सी होगी, इसकी कार्डिनैलिटी भी सी होगी, तो लास्ट लाइन तुम लोग फिर ये लिखोगे जो मैंने सबसे ऊपर लिखी हुई है, यही हम लोगों ने प्रूफ करना था। उम्मीद है आप लोगों को मैंने काफ़ी डीपली जाके इंटरवल्स का कॉन्सेप्ट बताया है, आपको समझ आ गया होगा। इसको एक दफ़ा खुद लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा। अच्छा, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। अच्छा, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने प्रूव करना है वो भी अनकाउंटेबल सेट्स की कार्डिनैलिटी से ही रिलेटेड है। हमने ये प्रूव करना है कि सी डॉट सी जो है वो सी के बराबर है। ये भी आपको प्रूव करना आना चाहिए। तो मैं इसकी तरफ आता हूँ, हमें ये पता है, प्रूफ की तरफ आ रहा हूँ इसके जी। एज वी नो कि अगर ए जो है कोई सेट है जो कि इसका नाम मैंने रख लिया 0 1 का, तो फिर इसका मतलब अगर ए इस इंटरवल के बराबर है तो इसकी जो कार्डिनैलिटी है ऑब्वियसली वो सी है। तो जो आपने प्रूव करना है वो है क्या, सी डॉट सी इज इक्वल टू सी का मतलब है एक्चुअल में अगर मैं ए क्रॉस ए की बात करूं तो उसकी कार्डिनैलिटी जो सी है ऑब्वियसली फिर वो इसकी कार्डिनैलिटी प्रोडक्ट की शक्ल में आएगी। तो इसका मतलब ये सी मल्टीप्लाई बाय सी लिखा हुआ है। इसका मतलब मैंने ये प्रूव करना है एक्चुअल में कि ए क्रॉस ए जो है उसकी कार्डिनैलिटी बराबर है कार्डिनैलिटी ऑफ ए के। इसका मतलब मैंने ये प्रूव करना है कि ए क्रॉस ए इक्विवेलेंट टू ए है। तो ये है हमारा टारगेट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। और इसका मतलब अगर ये इक्विवेलेंट प्रूव करना है तो इक्विवेलेंट का आप लोग माइंड में लेके और डेफिनेशन, तो हमने एक फंक्शन डिफाइन करना होता है ए क्रॉस ए से ए के ऊपर, जो कि आपके पास क्या होता है 1 1 भी होना चाहिए, ऑन 2 भी होना चाहिए, नहीं बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए। अच्छा, अब मैं इसे डिफाइन कैसे कर रहा हूँ, देखो बात ये कि ये जो मैंने आपके सामने ए क्रॉस ए लिखा है ये है क्या, ए जो है वो मैंने इंटरवल लिया 0 1, तो इसका मतलब वो यहाँ से यहाँ तक होगा 1 को छोड़ के यहाँ तक। और उसकी क्रॉस जब ज़ाहिर क्रॉस लिखते हैं ए क्रॉस ए लिखते हो, मैं इसको एक्चुअल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ऑर्डर पेयर्स जब लिखते हैं तो ये पहला जो नंबर होता है वो एक्स एक्सिस का और दूसरा वाई एक्सिस का, इसका मतलब दूसरा नंबर 1 को छोड़ के यहाँ इंटरवल लिखा होगा। तो इसका मतलब इनकी जो क्रॉस होगी वो एक स्क्वायर की शक्ल में आएगी जिसमें ये वाले 1 वाले नंबर्स शामिल नहीं हैं। तो ये एक स्क्वायर को रिप्रेजेंट करती है। ये भी एक छोटा सा पॉइंट या कॉन्सेप्ट था जो आपके जहन में रहना चाहिए। और अब ये डिफ़ाइन कैसे होगा, अब ये डिफ़ाइन ऐसे होगा कि जब मैं इसके ऑर्डर पेयर्स के ऊपर ए क्रॉस ए के ऑर्डर पेयर्स के ऊपर फंक्शन अप्लाई करूँगा तो आंसर ए का ही कोई नंबर आएगा। क्या मतलब, आंसर को मैं लिख रहा हूँ पॉइंट A1 B1 A2 B2 A3 B3 सो ऑन बिलोंग्स टू ए। अच्छा, ये क्या है, देखो बात सीधी सी है। अगर मैं इसके कोई से 2 पॉइंट्स इंटरवल के लूँ, बिल्कुल 0.3 और 0.5 ले लूँ, तो ऑब्वियसली ए क्रॉस ए का मतलब तो ये हुआ कि 0.3 और 0.5 जो है वो उसमें एक्स जो है 0.3 और वाई जो है 0.5 है। और जो आंसर ए की शक्ल में आएगा वो एक्चुअल में इन दोनों की प्रोडक्ट को मैंने लिखा हुआ रिप्रेजेंट किया हुआ, यानी 0.15 करके, विच इज़ इन 0,1। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों ने ये जो एक्स वाई लिखा हुआ है, अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि इसमें एक्स क्या है और वाई क्या है जो आपने पॉइंट्स की शक्ल में लिखा है, ये बातें मैंने पहले की नहीं है कि 0 1 जो इंटरवल होता है उसके अंदर जो नंबर लिखे होते हैं आप उसको ऐसे लिख सकते हो और इनमें से हर नंबर 0 से लेकर 9 तक कोई भी वैल्यू रख सकता है। इसका मतलब है ये अगर नंबर गौर से देखो तो ये मैंने किया ऐसे है, एक्स की वैल्यू को कुछ ऐसे ले लिया A1 A2 A3 A4 A5 सो ऑन, और जो y है बेटा उसकी वैल्यू को पॉइंट B1 B2 B3 करके मैंने शो ऑफ किया। अगर मैं इनकी मल्टीप्लिकेशन लूँगा तो पहला नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई करके दिखाया हुआ, दूसरा वाला इसके साथ दिखाया हुआ, तीसरा इसके साथ दिखाया हुआ। तो ये एक्चुअल में इस तरह की प्रोडक्ट मैंने शो की हुई है और मैंने इसको शो करना है कि ये बाइजेक्टिव है, यानी 1 1 और ऑन 2 की कंडीशन को मैं प्रूव करने जा रहा हूँ। अच्छा, उसके लिए f को जब 1 to 1 प्रूव करना है तो उसके लिए मैंने करना ये है कि कोई से 2 नंबर्स मैंने ले लेने हैं ए क्रॉस ए के,
और फिर उसके ऊपर फंक्शन अप्लाई करना है। तो लेट करते हैं जो x1 y1 है और x2 y2 है, ये मैंने दो ले लिए ऑर्डर पे ए क्रॉस ए के। ऑब्वियसली जो मैं x1 सच दैट मैं इसको बता देता हूँ, x1 मैं ले रहा हूँ पॉइंट A11 A12 A13 A14 सो ऑन। जो x2 है वो पॉइंट A21 A22 A23 A24 सो ऑन। ऐसे ही वो y1 ले रहा हूँ पॉइंट B11 B12 B13 B14 एंड सो ऑन। और ऐसे ही y2 जो सा बेटा वो मैं ले रहा हूँ B21 B22 B23 B24 सो ऑन। तो ये सारे नंबर्स जो मैंने लिए हैं ये 0 1 के इंटरवल से ही लिए हैं, जिसमें पॉइंट्स वाले नंबर आ रहे थे सारे। और मैंने आपको पहले भी ये बताया था कि आप इस इंटरवल को जो यहाँ लिखा हुआ था ऐसे करके, उसके अंदर अगर ये शामिल कर भी लेंगे तो क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करोगे, देखो मैंने ये पॉइंट्स वाले नंबर्स क्यों लिए, मैंने ये पहले भी बताया था कि ज़ीरो को लिख सकते हो ऐसे करके 0 0 0, ये बातें पहले हो चुकी हैं। तो अगर ये नंबर यहाँ है, अगर इनमें से कोई ज़ीरो भी है, एक जनरल बात कर रहा हूँ, तो वो भी इस तरह लिखा जा सकता है, इसमें कोई मसला नहीं है, कोई मुज़ाइका नहीं है। अच्छा, ये नंबर्स जो मैंने जनरल आपके सामने लिखे हैं, मैंने 1 to 1 की जो कंडीशन है उसको प्रूव करना था, तो मैं उसकी तरफ आ गया। तो मैंने ये कंसिडर कर लिया कि फंक्शन जो x1 y1 पे वैल्यू रखता है वो बराबर है फंक्शन की x2 y2 पे वैल्यू के। और अभी मैंने तरीकाकार बताया था, जब आपने इसका आंसर लिखना होता है तो x1 और y1 के नंबर्स की प्रोडक्ट लिखोगे तो वो आएगा पॉइंट के बाद A11 B11 A12 B12 A13 B13 एंड सो ऑन इज इक्वल टू, दूसरी तरफ जाएंगे तो वो फिर A21। अच्छा, ये मैंने ये नंबर्स ऐसे लिखे क्यों थे, कोई डिफरेंस दिखाने के लिए मैंने 1 पहले x के साथ 1 लिखा हुआ तो यहाँ 1 पहला नंबर फिक्स रख दिया, 2 की दफ़ा यहाँ पहला नंबर 2 फिक्स कर दिया और आगे चेंज कर रहा हूँ। तो ऐसे ही आप इस तरह लिखने का ये फ़ायदा होता है कि आप जितने मर्जी नंबर लिखना चाहो वो आप शो ऑफ कर सकते हो। अच्छा, इस तरफ आ रहा हूँ, ये वाली जो प्रोडक्ट है x2 के साथ जो y2 की प्रोडक्ट थी उसको देखोगे तो आपके पास आ जाएगा पॉइंट के साथ A21 B21 A22 B22 A23 B23 एंड सो ऑन। अब ये कोई नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स लिखे हुए हैं, मसलन मैं आपसे कहूँ कि ये एक नंबर है 2 1 3 4 5 7 2 3 1 9 2 5 सो ऑन, एक दूसरी तरफ नंबर लिखा हुआ है। अगर मैं आपसे कहूँ ये दोनों नंबर्स बराबर हैं तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब जो फर्स्ट प्लेस का पहला यानी इसके जो डेसिमल पार्ट में फर्स्ट नंबर पे या फर्स्ट प्लेस पे डिजिट है वो इस तरफ लिखे हुए नंबर के जो डेसिमल पार्ट है उसके फर्स्ट डिजिट के बराबर आना चाहिए, तभी ये बराबर आ सकते हैं। अदरवाइज तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं, पता नहीं कहाँ तक जा रहे हैं। आप इसकी इक्वालिटी जो उनसे ईजीली प्रूव नहीं कर सकते इस तरह। सिर्फ और सिर्फ एक ही वे है कि आप इसके लिखे हुए जहाँ जहाँ जो प्लेस पे डिजिट है उसको बराबर रखोगे तो फिर ये दोनों साइड्स इक्वल हो सकती हैं। इसका मतलब है लाजमी तौर पर जो A11 है वो बराबर होना चाहिए A21 के, जो B11 है बेटा वो बराबर होना चाहिए B21 के, जो A12 है वो बराबर होना चाहिए A22 के एंड सो ऑन। ऐसे ही बी जो 1 2 है वो किसके बराबर होना चाहिए B22 के एंड सो ऑन। ये मैंने अगली लाइन लिख दी। और इसका मतलब अगर ये सब बराबर हैं तो इसका मतलब है एक्चुअल में फिर बराबर क्या हुआ कि जो A11 पॉइंट्स 0.A11 उसके बाद A12 A13 सो ऑन ये वाला नंबर है, ये ऑब्वियसली बराबर होगा इस वाले नंबर के पॉइंट के साथ A21 A22 A23 सो ऑन करके। एंड जो B वाले नंबर्स जब इक्वल होंगे तो इसका मतलब 0.B11 B12 B13 सो ऑन, ये सो ऑन का वर्ड लिखा इज इक्वल टू होगा पॉइंट के बाद B21 B22 B23 एंड सो ऑन करके। इसका मतलब है ऑर्डर पेयर्स की शक्ल में भी आप इन्हें बराबर लिख सकते हो, यानी ये अगर x1 है तो ये x2 है, इसका मतलब x1 और x2 बराबर हैं, ऐसे लिखें पहले बेशक। और फिर ये जो y1 है वो y2 के बराबर है, इसका मतलब x1 y1 बराबर होगा x2 y2 के। तो 1 1 की कंडीशन आप इस तरह शो ऑफ करेंगे। ऑन टू के लिए जैसे मैंने बताया हुआ तुम लोगों को कई दफ़ा कि आप लोगों ने वो कागजी कार्रवाई जो फिल करनी होती है उस तरह ही इस क्वेश्चन से अब जान छुड़ानी है आप लोगों ने। एफ इज़ ऑन टू की हेडिंग दे के वर्डिंग बता रहा हूँ कि फॉर एवरी, और वैसे ये कोई जान छुड़ाने का वर्ड तो मैंने यूज़ किया लेकिन ये एक्चुअल में तो ऑब्वियस है ये बात, यहाँ से आप देख सकते हो
कि हर नंबर जो इस तरह का ए में आएगा उसके लिए कोई ना कोई ऑर्डर पेयर आपको मिल सकता है किसके अंदर, ए क्रॉस ए में, कि जब एफ इस पे अप्लाई होगा तो आंसर इसके बराबर आ जाएगा, A1 B1 A2 B2 एंड सो ऑन। इसका मतलब एफ इज़ ऑन टू, लिहाजा एफ बाइजेक्टिव हो गया और ए क्रॉस ए जो सा इक्वोपोटेंट टू ए हो गया। इसका मतलब कार्डिनैलिटी ऑफ दिस जो है वो इज इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ ए आ गई, और कार्डिनैलिटी जो ए की थी वो सी थी। इसका मतलब सी डॉट सी जो है इसके इंडिविजुअल प्रोडक्ट की कार्डिनैलिटी बन जाएगी वो, और वो इसके बराबर आ जाएगी। तो इस तरीके से आप लोगों ने इसको प्रूफ करना था। वर्डिंग मैंने आपके सामने जो एक्सप्लेन किया उसको आप लोग देख सकते हो। मैं अब इस बात से आगे चल रहा हूँ जी। अच्छा जी, जो नेक्स्ट नंबर के ऊपर प्रूफ है उसके अंदर आप लोगों ने क्या प्रूफ करना है कि जो एन नॉट है प्लस पावर ऑफ कॉन्टिनम सी है उन दोनों का सम सी के ही इक्वल होता है। अच्छा, ये जो बात है इसको ज़रा समझो कि एक्चुअल में ये प्रूफ क्या करना है। एक सेट है अनकाउंटेबल जिसकी ये कार्डिनैलिटी लिखी हुई है, और एक सेट है काउंटेबल जिसकी ये कार्डिनैलिटी है डिनोमिनेबल, जो मर्जी वर्ड यहाँ यूज़ कर लो, और उनकी अगर यूनियन ली जाए तो एक अब अनकाउंटेबल है उसमें अगर आप जैसे जो सा एक बंदा है उसके पास खरबों रुपये है और उसके अंदर तुम लोग कोई 1-2 अरब रुपया डाल भी दो उसके पैसों में तो वो अनकाउंटेबल ही रहते हैं, जिसे आप काउंट नहीं कर सकते। ये उसी की शक्ल में आंसर देना है। तो एक्चुअल में अब ये कार्डिनैलिटीज़ लिखी किसकी हुई हैं, ये कार्डिनैलिटी एक्चुअल में लिखी हुई है कार्डिनैलिटी ऑफ डिन्यूमरेबल सेट, और ये लिखी हुई है कार्डिनैलिटी ऑफ अनकाउंटेबल सेट। और यहाँ पी का वर्ड भी यूज़ कर सकते हो, आप सबको पता है नॉट इसके लिए ही यूज़ किया जाता है। और ये जो इक्वल लेकर आना है वो आपने लेके किसके बराबर आना है, वो कार्डिनैलिटी ऑफ इसके लेके आ जानी है आप लोगों ने 0-1 की। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने इसका प्रूफ करना है तो स्टार्ट कहाँ से लेना है। देखो यहाँ मैं एक थ्योरम का यूज़ कर रहा हूँ, बल्कि एक क्वेश्चन है आपकी बुक में ही है जो शाम सीरीज़ की बुक है। नेक्स्ट लेक्चर में उम्मीद है मैं इंशाल्लाह उसको प्रूव भी करवा दूंगा। उसको यहाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ। वर्ड क्या है कि एज वी नो, ये आप जब आएगा तो आप भी ऐसे ही इसका यूज़ करेंगे ना कि इसको प्रूव करेंगे। बहरहाल मैंने कहा है मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको प्रूव करवाऊँगा कि एज वी नो इफ़ ए कोई सेट है विच इज़ अनकाउंटेबल। अगर मैंने ये बोल दिया है कि ए अनकाउंटेबल है तो ऑब्वियसली जो ए है ना वो इक्वोपोटेंट है इसके, यानी ए की कार्डिनैलिटी जो उनकी है वो पावर ऑफ कॉन्टिनम के बराबर है फिर। अच्छा, इफ ए इज एन अनकाउंटेबल सेट एंड डी बी अ डिन्यूमरेबल सेट, डी बी डिन्यूमरेबल सेट और डिन्यूमरेबल सेट। अच्छा, ये वर्ड मैंने लिखा। अब मैं यहाँ इससे अगली बात लिख के आ रहा हूँ, ये आपके पास बुक में क्वेश्चन है, आप इसको देखिएगा। आपकी या सप्लीमेंट्री या सॉल्व प्रॉब्लम कोई ना कोई चैप्टर 6 की है, उसकी वर्डिंग यही है कि अगर ए अनकाउंटेबल सेट हो और डी डिन्यूमरेबल सेट हो, और ये डिन्यूमरेबल सेट है डी जो कि सबसेट ऑफ ए है, यानी उसी अनकाउंटेबल सेट का एक सबसेट ले लो, देन ए में से डी निकाल भी दें तो वो इक्वोपोटेंट टू ए आता है। यानी ऐसे ही है जैसे एक बंदे के पास खरबों रुपये है और उसमें से वो कुछ करोड़ जो उनसे माइनस कर भी दे, निकाल भी दे, तो उसकी जो वर्थ है या उसकी जो वेल्थ है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो मतलब एक अनकाउंटेबल सेट में से आपने कोई डिन्यूमरेबल सेट या कुछ एलिमेंट्स माइनस भी कर दी, निकाल भी दिए, तो वो तादाद उसकी अनकाउंटेबल ही रहती है। ये एक ऑब्वियस चीज़ है लेकिन हम इसे प्रूफ करेंगे। फ़िलहाल मैं यहाँ जो वर्ड मैं लिख रहा हूँ वो क्या, कि इस बात को लिखने के बाद आपको ये चीज़ तो समझ होनी चाहिए कि मेरे पास अगर कोई अनकाउंटेबल सेट था उसमें से मैंने कुछ एलिमेंट्स उसके स्किप कर दिए, वो अनकाउंटेबल ही रहा। मैं यहाँ उसको ज़ाहिर अनकाउंटेबल तो काउंट ही नहीं हो सकते, लेकिन मैं सिर्फ कुछ बताना ये चाह रहा हूँ कि वो जो आपने निकाला है डी और जो बाकी बचा है ये, वो दोनों डिसजॉइंट हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है आपको होना चाहिए। इसका मतलब है अगर ए में से डी निकाल के ये इसकी इक्वोपोटेंट है तो ये भी हमें पता है कि अगर कोई कहता है ए बताओ फिर है क्या था या ए क्या होगा, तो ए में से डी निकालें और उसमें डी ऐड कर दें तो तब भी वो ए के ही बराबर आएगा। ये तो कंफर्म चीज़ है, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ
कि ये दोनों तो डिसजॉइंट हैं। इसका मतलब जो मैंने ये लिखा है आपने आंसर ऐसा ही देना है अगर ये प्रूव आता है, आपने वर्ड यही बताना है। और ये जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है ये एक्चुअल में ये एन नॉट की जगह यहाँ अल्फ़ा भी आ सकता है, अल्फ़ा प्लस सी भी वर्ड यूज़ कर सकते हो। और ये जो अल्फ़ा है इसकी जगह ये भी आ सकता है। सिंबल्स की बातें मैंने कई दफ़ा की हैं, ये क्वेश्चन इस शक्ल में किसी भी तरह लिखा हुआ आ सकता है। अच्छा, अगर ये डिसजॉइंट है तो इसका मतलब इसकी जो कार्डिनैलिटी है वो कार्डिनैलिटी ऑफ यूनियन ऑफ दीज टू होगी। इनको दोबारा यहाँ लिखें, और चूंकि ये डिसजॉइंट है इसलिए इसकी कार्डिनैलिटी प्लस इसकी कार्डिनैलिटी हो जाएगी, और यहाँ क्या आ जाएगा कार्डिनैलिटी ऑफ ए। और चूंकि ए विदाउट डी जो सा है वो इकोपोटेंट ऊपर लिखा हुआ, ये थ्योरम का यूज़ ही इसलिए करना है आपने कि इस ए विदाउट डी की जगह आप लोग ये यूज़ कर सको कि ए विदाउट डी की कार्डिनैलिटी ऑफ ए की ही बराबर होगी। इसका मतलब ये हुआ कि नेक्स्ट लाइन में मैं ये वाली साइड तो ऐसे ही लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू फिर कार्डिनैलिटी ऑफ ए लिखी प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ डी लिखी, और कार्डिनैलिटी ऑफ ए जो सा वो सी है, ये भी सी है, प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ डी जो सा वो फिर कार्डिनैलिटी ऑफ पी के बराबर होती है, इसलिए यहाँ एन नॉट आ सकता था। तो ये बात तो हमें पता है कि डिन्यूमरेबल सेट जो सा इक्विपोटेंट टू पी होते हैं। अच्छा, अब रह बात यहाँ सिर्फ ये गई कि प्रूफ में वर्ड लिखा हुआ था कि एन नॉट प्लस सी इज इक्वल टू सी प्रूफ करें, जबकि यहाँ मैंने जो वर्ड यूज़ किया वो सी प्लस एन नॉट है। तो आप यहाँ वर्ड बता सकते हो कि हमें पता है कि जैसे ए यूनियन बी, मैंने ये बात प्रूफ करवाई है, बी यूनियन ए के बराबर होता है, तो इसकी कार्डिनैलिटी और डिसजॉइंट सेट्स की बातें हो रही हैं, इसकी कार्डिनैलिटी के इक्वल होती है। इसका मतलब है अल्फ़ा प्लस बीटा को बीटा प्लस अल्फ़ा हम प्रूफ कर चुके हैं, लिहाजा इसकी जगह हम एन नॉट प्लस सी भी लिख सकते हैं। तो ये लास्ट लाइन में बेशक, और अगर आप चाहो तो आप यहाँ से ही स्टार्ट में आपको ये रीज़न देने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। आप, मैंने पहले ए विदाउट डी यूनियन डी लिखा था, आप डी यूनियन ए विदाउट डी लिख लो, तब आपको जगह चेंज करने की भी जहमत नहीं करनी पड़ेगी और आपका क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन जिसमें हमने एन नॉट प्लस सी को सी के बराबर प्रूफ किया, यानी कार्डिनैलिटीज़ ऑफ एक अनकाउंटेबल सेट था और एक जो था वो डिनमरेबल जो सेट था उसकी जो थी कार्डिनैलिटी, उसका सम जो सा है वो अनकाउंटेबल सेट्स की अनकाउंटेबल सेट की जो कार्डिनैलिटी है उसके बराबर प्रूफ किया। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके अंदर हम लोगों ने अब ये प्रूफ करना है, प्रूफ करके दिखाना है एनी सबसेट ऑफ ए डिनमरेबल सेट। आसान सा क्वेश्चन है ये भी, सेट इज काउंटेबल। अच्छा, एनी सबसेट ऑफ ए डिन्यूमरेबल सेट इज काउंटेबल। काउंटेबल दो तरह के होते हैं, ईदर फाइनाइट, ईदर जो है वो फाइनाइट और डिन्यूमरेबल। अच्छा, इसका फिर मतलब क्या हुआ, इस क्वेश्चन का मीनिंग भी समझा रहा है। इसका मीनिंग ये हुआ कि किसी भी डिन्यूमरेबल सेट का कोई सबसेट ले लो तो वो सेट जो सा या तो फाइनाइट होता है या डिन्यूमरेबल होता है, ये हम लोगों ने प्रूफ करके दिखाना है। अच्छा, इसके प्रूफ की तरफ आ रहा हूँ। प्रूफ की स्टार्ट लेता हूँ, तो लेट करते हैं ए कोई सेट है जो कि डिन्यूमरेबल है, A1 A2 A3 सो ऑन, ये मैंने कोई डिन्यूमरेबल सेट ले लिया। बी एनी डिन्यूमरेबल सेट। अच्छा, अगर ये डिन्यूमरेबल सेट है एंड लेट बी इज अ सबसेट ऑफ ए, बी कोई सबसेट ऑफ ए है, देन अच्छा नंबर वन, मैंने एक स्टार्ट कहाँ से लिया, मैंने कहा है कि ए कोई डिन्यूमरेबल सेट है और बी उसका कोई सबसेट है। अब बी कौन सा, उसके क्वालिटीज़ क्या हो सकती हैं, अगर तो बी एम्प्टी है तो कुछ भी प्रूव नहीं करना आप लोगों ने, इसका मतलब बी फाइनाइट है, और फाइनाइट सेट तो होता ही काउंटेबल है। काउंटेबल सेट दो तरह के होते हैं, फाइनाइट या डिन्यूमरेबल। इसका मतलब है कि हमने प्रूव कर दिया कि अगर ए कोई डिन्यूमरेबल सेट है तो बी उसका सबसेट है तो वो काउंटेबल है। अच्छा, अब सेकंड असल वे, तो अब असल बात तो अब स्टार्ट हुई, अगर बी एम्प्टी नहीं है, बी एम्प्टी नहीं है, ए डिन्यूमरेबल सेट है इसका मतलब है, और बी इसका सबसेट भी है, तो इसका कोई तो एलिमेंट होगा जो इसका पहला एलिमेंट कहलाएगा, कोई तो इस सेट का एलिमेंट होगा जो इसका सेकंड कहलाएगा। तो वहाँ से अब मैं स्टार्ट ले रहा हूँ, लेट
जो ए के 1 है, कोई एलिमेंट का नंबर ले लिया जो ए में से ही लिया है मैंने, बी द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेट बी, लाजमी कोई ना कोई तो पहला एलिमेंट बनेगा, पहला खतरा किसी ने तो साबित होना है, उसका नाम ए के 1 रख दिया। अच्छा ए के 2 नाम रखा, बी द सेकेंड एलिमेंट, प्रॉपर पूरा लिखिएगा आप वर्ड, मैंने यहाँ इस तरह डू का लफ्स यूज़ कर दिया, अब बी द सेकेंड एलिमेंट ऑफ बी पूरा लिखें। ऐसे ही जो उनसे सो ऑन चलते चलते, भाई ये पहला था ये दूसरा है, कहीं तो एंड हो जाएगा, फर्ज कर लिया के एन जो है बी द लास्ट एलिमेंट ऑफ सेट बी। अच्छा तो अगर ये इसका लास्ट एलिमेंट होगा तो सूरत में फिर बी आया क्या, बी तो फिर बेटा बना ए के 1 ए के 2 सो ऑन ए के एन विच इज़ अगेन फाइनाइट, वो फिर फाइनाइट आ गया, और फाइनाइट काउंटेबल होता है, इसका मतलब फिर हमने प्रूव कर दिया कि अगर बी ए का सबसेट है तो वो काउंटेबल है। अच्छा अगर ये इसका लास्ट एलिमेंट ना होता, अदरवाइज की बात कर रहा हूँ, अगर ये इसका लास्ट एलिमेंट ना होता तो पता नहीं कहाँ तक चलता जाएगा, फिर लास्ट आता ही नहीं है अगर, तो अगर यानी अदरवाइज की बात करते हैं, अदरवाइज ये नेक्स्ट लाइन की बात होगी, अदरवाइज फिर बी जो सा ऐसे होगा, अगर लास्ट नहीं है इसका तो बी फिर ऐसे चल रहा है और चलते चलते पता नहीं कहाँ तक जा रहा है, लेकिन ये तो हमें पता है कि ये बी का पहला एलिमेंट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, इसका मतलब है ये एक सीक्वेंस है इन्फिनिट एलिमेंट्स का जो सारे डिस्टिंक्ट हैं, विच शोज कि बी इज अ सीक्वेंस, बी इज एन इन्फिनिट सीक्वेंस, ये वर्ड पूरा लिखना है आप लोगों ने, बी इज एन इन्फिनिट सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ ए। और मैंने आप लोगों को ना कुछ दिन पहले जो लास्ट लेक्चर्स में, पिछले लेक्चर्स में, प्रीवियस लेक्चर्स में एक थ्योरम प्रूव कराया था, वो यहाँ यूज़ होने लगा कि हमने ये प्रूव किया था कि विच मीन्स बी इज़ डिनोमिनेबल, पहले तो मैंने ये लिख दिया डिनोमिनेबल, बी तो फिर डिनोमिनेबल है और वो भी काउंटेबल ही होता है डिनोमिनेबल सेट। तो वजह क्या है, मैंने एक थ्योरम प्रूव करवाया था, वो वर्डिंग मैं यहाँ बोल रहा हूँ, आप यहाँ रीज़न देंगे साइड पे कि एज वी हैव प्रूव्ड एनी इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इज डिनोमिनेबल। मैंने आपको प्रूव करवाया था, वहाँ याद करो तो एक्स से पी उनसे है, मैंने एक सीक्वेंस लेके तो उसको डिफाइन किया था इस तरह करके, और आपने इसे बाइजेक्टिव प्रूव किया हुआ है, तो इस वे से आप लोगों ने बेटा शो करना है फिर कि बी डिनोमिनेबल है, इसका मतलब हमारा प्रूफ हो गया, हमने ये प्रूफ कर दिया कि कोई भी डिनोमिनेबल सेट ले लो, उसका जो सबसेट होता है या वो फाइनाइट होता है या वो डिनोमिनेबल होता है, यानी वो काउंटेबल होता है। अच्छा मैं नेक्स्ट लेक्चर के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूँ, ये आज के इस लेक्चर का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है जो मैं प्रूव कर रहा हूँ। कहता है प्रूव करके दिखाओ अगर ए इक्वोपोटेंट टू बी है एंड सी इक्वोपोटेंट टू डी है, तो फिर ए क्रॉस सी इज इक्वोपोटेंट टू बी क्रॉस डी। ये जो लेक्चर ये मैं प्रूव करने जा रहा हूँ, ये एक्चुअल में आज के लेक्चर का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसकी बेस पे आगे हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो उनसे उसको सॉल्व करके दिखाना है। अच्छा अब यहाँ जो बात लिखी है वो क्या है कि दो इक्वोपोटेंट सेट्स ए बी हैं और दो इक्वोपोटेंट्स हैं सी डी, तो वो कहता है फिर ए और सी की जो क्रॉस है वो बी और डी की क्रॉस के भी इक्वोपोटेंट है। अच्छा अब इसका प्रूफ करना ही था ये आसान सा काम कि चूंकि ए इक्वोपोटेंट बी है, सो देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्टिव फंक्शन, एक बाइजेक्टिव फंक्शन हमें लाजमी मिलेगा एफ फ्रॉम ए टू बी सच दैट कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी, इस तरह डिफाइन किया मैंने, ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। अच्छा जैसे मैंने इसको एक्सप्लेन किया ऐसे सी और डी चूँकि इक्वोपोटेंट हैं, तो यहाँ क्या लिखना है, यहाँ आपने फिर वर्डिंग लिखनी है देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्टिव फंक्शन जी, उसका नाम रख लिया, वो खुद लिखो सच दैट के जी सी जो है वो डी के बराबर है, सी बिलोंग्स टू सेट सी और डी बिलोंग्स टू सेट डी है। अच्छा कोई पूछे कि एफ ऑफ ए किससे बिलोंग करता है, तो एफ ऑफ ए बी में है। कोई पूछे जी ऑफ सी किस में बिलोंग करता है, वो डी में, ज़ाहिर है जी जब सी पे अप्लाई हुआ तो आंसर डी में जाएगा, एफ जब ए के एलिमेंट्स पे अप्लाई हुआ तो आंसर बी में जाएगा, तभी ये बाइजेक्टिव फंक्शंस हैं। अच्छा अब ये बातें एक्सप्लेन करने के बाद वर्डिंग खुद लिखो, हम इसकी तरफ आ रहे हैं, हमने फिर एक नया फंक्शन डिफाइन किया एच,
एच को डिफाइन कर रहा हूँ बेटा ए क्रॉस सी से बी क्रॉस डी के ऊपर। डिफाइन कैसे कर रहा हूँ कि एच जब ए और सी के एलिमेंट्स पे लगेगा ऑर्डर पेयर्स के ऊपर, तो आंसर बी और डी के एलिमेंट्स, अभी बताया बी का एलिमेंट जो है फिर वो एफ ऑफ ए की शक्ल में होगा और डी का एलिमेंट जो है वो जी ऑफ सी की शक्ल में होगा। तो ये एक फंक्शन मैंने डिफाइन कर दिया है और अब जस्ट मैंने ये प्रूव करना है कि एच वन वन भी है और ऑन टू भी है। तो वन वन प्रूव करने जा रहा हूँ। इंतहाई आसान सी बात, दो एलिमेंट्स ले लो ए क्रॉस सी में से, एक ए वन सी वन ले लिया, दूसरा ए टू सी टू ले लिया जी, और सपोज कर लिया कि एच ए वन सी वन के ऊपर इक्वल है एच ए टू सी टू की वैल्यू के। अच्छा, और इसका मतलब है ये आएगा एफ ए वन कॉमा जी सी वन इज इक्वल टू एफ ए टू, तो कॉमा बेटा जी सी टू। और इसका क्या मतलब है, फिर एफ ए वन जो है वो किसके बराबर होगा, एफ ए टू के, एंड इसका मतलब होगा जी सी वन इज इक्वल टू जी सी टू। तो अब हमने तो पहले ही एक्सप्लेन किया हुआ कि एफ और जी बाइजेक्टिव है, यानी एफ भी वन वन है और जी भी वन वन है। अगर एफ ए वन एफ ए टू के बराबर है तो फिर ए वन ए टू के बराबर है, बिकॉज एफ इज़ वन वन। और अगर जी सी वन जी सी टू के बराबर है तो सी वन इज इक्वल टू सी टू, बिकॉज जी इज़ वन टू वन। लिहाजा तो फिर यानी हुआ क्या कि ए वन इज इक्वल टू ए टू आ गया और सी वन इज इक्वल टू सी टू आ गया। तो यहाँ से हम लोग आगे चलेंगे कि इस नेक्स्ट लाइन की तरफ आ जाऊँगा कि फिर ए वन सी वन लाजमी बराबर हो जाएगा ए टू सी टू की बराबर हो जाएगा। और इसका मतलब हमने ये प्रूव कर दिया कि अगर एच इस शेप में बराबर था तो ए वन सी वन इज इक्वल टू ए टू सी टू आ गया। वन टू वन की कंडीशन हमने प्रूव कर दी। ऑन टू की कंडीशन भी इसी तरह हम लोग इसको प्रूव करेंगे। ऑन टू की कंडीशन की तरफ आता हूँ, ए चीज़ ऑन टू प्रूव करना था, ए चीज़ ऑन टू। अच्छा, ऑन टू दिखाना है तो अब दिखाना क्या होगा, ऑन टू के लिए आप लोगों ने ये दिखाना होता है कि इसका कोई एलिमेंट लें तो वो उसके हर एलिमेंट जो बी क्रॉस डी में, उसके लिए हमें ए क्रॉस सी में एक एलिमेंट मिलेगा। चूँकि एफ फ्रॉम ए टू बी इज़ ऑन टू था, चूँकि एफ ए से बी में ऑन टू है, सो फॉर एवरी, पहले मैं तो एफ और जी की बात कर लेता हूँ, सो फॉर एवरी बी बिलोंग्स टू बी देयर एग्जिस्ट सम ए बिलोंग्स टू ए सच दैट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी था। एंड सेम इसी तरह जी फ्रॉम सी टू डी वर्ड खुद लिखो इज ऑन टू, सो फॉर एवरी सी बिलोंग्स टू डी बिलोंग्स टू कैपिटल डी देयर एग्जिस्ट स्मॉल सी बिलोंग्स टू कैपिटल सी सच दैट जी ऑफ सी इज इक्वल टू डी। अच्छा, ये लिखने के बाद फिर हमने कहा सो फॉर एवरी, लिहाजा फॉर एवरी एफ ऑफ ए कॉमा जी ऑफ सी बिलोंग्स टू बी क्रॉस डी देयर एग्जिस्ट सम, लाजमी अगर ए और सी एफ पे अप्लाई होके बी क्रॉस डी में हमें मिल रहे हैं तो फिर ए और सी भी तो कॉरस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट ऑर्डर पेयर की शक्ल में मिलेगा, बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी होगा सच दैट कि एच जब इसके ऊपर लगेगा इज इक्वल टू एफ ऑफ ए कॉमा जी ऑफ सी आंसर देगा। लिहाजा एच ऑन टू भी प्रूव कर दिया, एच को वन टू वन भी प्रूव किया, ऑन टू भी प्रूव किया। इसका मतलब है एच जो है वो ए क्रॉस बी से, जो मैंने ए क्रॉस सी से जो बी क्रॉस डी तक डिफाइन किया था, सो एच ए क्रॉस सी से बी क्रॉस डी पे जो बेटा डिफाइन किया हुआ इज़ बाइजेक्टिव। और इसका मतलब है अगर ये बाइजेक्टिव है तो ए क्रॉस सी इक्विपोटेंट टू बी क्रॉस डी आ गया। इसका मतलब है हमने इस क्वेश्चन में ये प्रूव कर दिया कि अगर ए इक्विपोटेंट टू बी होगा एंड सी इक्विपोटेंट टू डी होगा तो ए और सी की जो क्रॉस है वो इक्विपोटेंट होगी बी और डी की क्रॉस के। तो इस चीज़ को अब अपने जहन में रखिएगा। मैं आज के लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूँ। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। कहता है प्रूव करके दिखाओ, नंबर वन, आर स्क्वायर इक्विपोटेंट टू आर, सेट ऑफ रियल नंबर्स की बात हो रही है। नंबर थ्री, आर क्यूब इक्विपोटेंट टू आर। नंबर लास्ट पे आर एन इज इक्विपोटेंट टू आर, वेयर एन जो है वो कोई भी जो पॉजिटिव नेचुरल नंबर है वो हो सकता है, यानी एन बिलोंग्स टू पी। ये है क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है ये इंडिविजुअली आ सकते हैं और ये इकट्ठे होकर भी एक क्वेश्चन की शक्ल में आ सकते हैं।
तो मैं प्रूफ की तरफ आ रहा हूँ। अच्छा, प्रूफ के लिए आप लोगों के पास अगर ये सिंपल पहले नंबर पे ये आ जाता तो आप लोगों ने करना क्या, हमें ये पता है, मैंने प्रूफ करके दिखाया हुआ तुम लोगों को लास्ट लेक्चर्स, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, कि आर इक्वोपोटेंट होता है -π/2 से π/2, जिसमें अगर आपको याद हो तो मैंने tan इनवर्स करके फंक्शन भी लिखा था, और क्लास के स्टूडेंट्स ने मुझे वो π/2x करके वो जो उसकी स्लो पॉइंट फॉर्म वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करके भी मुझे दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने वहाँ बताया था कि आर को आप लोगों ने -∞ टू इन्फिनिटी है तो वैसे ले ही नहीं सकते ना, इसको आप लोगों ने उसी तरह जैसे मैंने tan इनवर्स करके आपको एक्सप्लेन किया आप उस तरह ही लीजिएगा। तो बहरहाल ये है कि आर इक्वोपोटेंट टू -π/2 से π/2 मैं आप लोगों को प्रूव करवा के दिखा चुका हूँ इक्वोपोटेंट। एंड हमें ये भी पता है कि -π/2 से π/2, ये आज के लेक्चर के स्टार्ट में भी बातें हुई हैं, इक्वोपोटेंट होता है 0 1 के, ये आगे इक्वोपोटेंट इसके होता है। इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ से ये सारी बातों से ये तो पता लग गया कि जो आप लोगों के पास आर है वो इक्वोपोटेंट होता है, और ये इस तरह, ये इंटरवल यहाँ मैंने ओपन लिख दिया जी। चलो, तो ये भी ऑब्वियसली हमें पता है कि इक्वोपोटेंट होता है, इसका मतलब आर इसके इक्वोपोटेंट था, ये आगे इसके इक्वोपोटेंट है, वो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के तहत सो हम ये कह सकते हैं कि आर जो सा था वो इक्वोपोटेंट था इसके। अच्छा, ये भी मेरे जहन में आ रहा है कि मैंने आर को इक्वोपोटेंट 0 1 भी प्रूव किया हुआ, बहरहाल ये मैंने यहाँ लिखा, इस बात को मैं आगे लेके चल रहा हूँ। हमने जो प्रूफ करना है आर स्क्वायर, बेटा आर स्क्वायर का मतलब होता है आर क्रॉस आर इज इक्वोपोटेंट टू आर। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैंने ये दिखाना है तो मैंने ये तो ये बता दिया कि आर इक्वोपोटेंट इसके है, इसका मतलब है वी फर्स्ट शो, हम पहले शो करेंगे, ये इस सवाल का पार्ट है अगर ये पेपर में आता है क्वेश्चन, और एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो वी फर्स्ट शो दैट कि 0 1 क्रॉस 0 1 इज इक्वोपोटेंट टू 0 1। तो ये तो आज के लेक्चर में मैंने प्रूव करवा दिया आपको, तो वो आपने यहाँ पूरा प्रूफ लिखना है। दोबारा याद करो, उसका नाम ए रखा था और ए क्रॉस ए को इक्वोपोटेंट टू, मैंने ये प्रूव करवाया आपको। अच्छा, जब ये प्रूव हो जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग क्या दिखा देंगे कि ये चीज़ दिखाने के बाद मैं वर्डिंग क्या लिखने लगाऊँ। मैंने यहाँ भी थोड़ी देर पहले प्रूव किया था कि ए इक्वोपोटेंट अगर बी के है एंड जो सा सी इक्वोपोटेंट टू डी के है, तो फिर ए क्रॉस सी जो सा इक्वोपोटेंट है बी क्रॉस डी के। अब मैंने यहाँ पहले नंबर पे ये रीज़न लिखी थी कि आर इक्वोपोटेंट है 0 1 के। अब अगर आर इसके इक्वोपोटेंट है तो आर क्रॉस आर जो सा है वो इक्वोपोटेंट होगा फिर 0 1 ओपन इंटरवल क्रॉस 0 1 के। और आपने ये वाली अभी जब आपने ये प्रूफ यहाँ लिख देना है तो इसका मतलब आपने ये दिखा दिया कि ये इक्वोपोटेंट आगे है इसके, इसका मतलब आर क्रॉस आर इसके इक्वोपोटेंट हो गया। और ये भी हमने लिखा हुआ है कि आर इसके भी इक्वोपोटेंट होता है, इसका मतलब आगे ये लिख देंगे। तो इसका मतलब आर क्रॉस आर जो है इक्वोपोटेंट टू आर दिखाएंगे इस वे से आप लोग, और ये ट्रांजिटिव कंडीशन आप लोग यूज़ करेंगे कि आर क्रॉस आर जो है इसके इक्वोपोटेंट था, ये आगे इसके इक्वोपोटेंट है, इसलिए आर क्रॉस आर इसके भी इक्वोपोटेंट है। इसका मतलब है जब ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो आपका मेन काम तो स्टार्टिंग में ये बताना है, दूसरा काम ये प्रूफ करना है, और थर्ड काम जो सा फिर इस रीज़न के तहत आपने इसको इस तरह लिखना है कि आर क्रॉस आर जो सा इक्वोपोटेंट टू आर आ गया। तो ये था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का वे, और मैं इससे थोड़ा सा आगे अब चलता हूँ। तो हमने ये तो दिखा दिया कि आर क्रॉस आर जो सा इक्वोपोटेंट टू आर है। अब नेक्स्ट नंबर के ऊपर यानी ये आर स्क्वायर को मैंने दिखा दिया कि इक्वोपोटेंट टू आर है। अच्छा, अब ये भी हमें पता है कि अगर ये साथ आ जाता है प्रूफ के लिए तो फिर आपने बताना कि आर स्क्वायर तो इक्वोपोटेंट है आर के, एंड आर सेट अपने इक्वोपोटेंट भी होता है। तो अब ये कंडीशन फिर यहाँ आपने रीज़न देनी है कि अगर ए इक्वोपोटेंट बी है एंड सी इक्वोपोटेंट टू डी है तो फिर आर स्क्वायर क्रॉस आर जो सा है वो इक्वोपोटेंट होगा आर क्रॉस आर के। इसका मतलब है, और यहाँ से ये आ जाएगा आर क्यूब और ये आ जाएगा आर क्रॉस आर, और आप लोग पहले ही ये दिखा चुके कि आर क्रॉस आर आर के ही इक्वोपोटेंट है, इसका मतलब ये फिर इक्वोपोटेंट टू आर हुआ। सो बाय ट्रांजिटिव लॉ या ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वोपोटेंसी आर क्यूब ही आर के ही इक्वोपोटेंट आ गया। अच्छा, जब आप ये लिखेंगे तो आप फिर सिमिलरली का वर्ड लिखेंगे कि सिमिलरली हम वी कैन शो आर 4 इज इक्वोपोटेंट टू आर।
ये मैं थर्ड की बातें कर रहा हूँ आपसे। सिमिलरली वी कैन प्रूव R4 इज इक्वल टू R5 इज इक्वल टू R। सो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड हम ये कह सकते हैं, मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड को आप यूज़ करेंगे, हम ये प्रूव कर सकते हैं बाय मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड। ये बात लिख सकते हैं कि आर, और ये वैसे मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड के ज़रिए तुम लोग प्रूव भी कर सकते हो, वो मैंने तुम लोगों को सिखाया था मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड। हम ये वर्डिंग लिख रहे हैं, लेकिन आप चाहें तो इसको आप यूज़ कर सकते हो। मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड जो उनसे वो बड़ा आसान सा था कि हम लोगों ने पहले तो ये लिखा कि अगर ये प्रूव करना है, और इसको मैथमेटिकल इंडक्शन यानी इंडिविजुअल अगर ये क्वेश्चन आ जाए और फिर इसको कैसे प्रूव करोगे, तो फिर आपको ये यूज़ करना पड़ेगा। आपको ये बताना पड़ेगा कि एन को अगर 1 पुट करें तो ये ऑलरेडी प्रूव्ड है, या ये ऑब्वियस बात है कि आर जो सा इक्विपोटेंट टू आर होता है। अच्छा, फिर उसके बाद के लिए सपोज कर लेते हैं वो ट्रू है। यही होता है मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड। जो बड़े कीनली ऑब्जर्व करते हैं लेक्चर मेरा, वो ध्यान से ही बातें सुनो कि ये जो मैंने यहाँ लिखा, तो इसका मतलब है आर के जो सा इक्विपोटेंट टू आर जो सा सपोज कर लिया। और फिर एस के प्लस 1 के लिए दिखाने के लिए दोनों साइड्स को मैंने वो, बल्कि इक्विपोटेंट दिखाने के लिए आर के प्लस 1 के लिए मैंने कहा, चूँकि आर के तो इक्विपोटेंट टू आर लिखा हुआ है एंड आर तो इक्विपोटेंट होता है आर के, तो लिहाजा इनकी जो क्रॉस है वो इसके इक्विपोटेंट होगी इनकी क्रॉस के। और वो ये इक्विपोटेंट टू बी एंड सी इक्विपोटेंट टू डी का कॉन्सेप्ट ये 1 है भाई। तो यूज़ किया, तो फिर वहाँ से मेरे पास आर के प्लस 1 इक्विपोटेंट टू दिस आया, और मैंने ये प्रूफ हमने किया हुआ है कि R2 जो सा इक्विपोटेंट R होता है, लिहाजा इसकी जगह R फिर वर्ड यूज़ किया, तो हम ये कह सकते हैं कि एस के प्लस 1 भी ट्रू हो गया। और फिर बाय मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड जो सा है, एस के प्लस 1 भी चूँकि ट्रू हो गया, तो मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड के ये स्टेटमेंट फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर ट्रू है। तो स्टूडेंट्स बेटा ये असाइनमेंट है आपके लिए, ये काम है क्वेश्चन, जब आप असाइनमेंट मुझे ये देंगे सबमिट करवाएंगे, ये क्वेश्चन जैसे मैंने बताया इसे मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड के मुताबिक प्रॉपर वर्डिंग में लिख के मुझे दीजिएगा। उम्मीद है आज का जो लेक्चर था वो काफ़ी फ्रूटफुल होगा आपके चैप्टर 6 के लिए। हम लोग तकरीबन जो है वो 80% 85% जो है अपना टारगेट अचीव कर चुके हैं चैप्टर 6 का। जो आलमोस्ट काम रह गया है वो नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में मैं इंशाल्लाह फिनिश करूँगा, और फिर उसके बाद जो है आप लोगों का चैप्टर 7 जो है उसको स्टार्ट लेंगे। तो ये 6 चैप्टर काफ़ी बल्कि चैप्टर था। इसमें जो चीज़ें थी वो मैंने आप पे नहीं छोड़ी, मैंने कोशिश की है मेजॉरिटी जो काम है सारे का सारा वो मैंने खुद सॉल्व किया है। कोई काम मैंने आपके ज़िम्मे नहीं दिया, आपने बस रिप्रोड्यूस करनी है चीज़ें जो मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। बेटा मैंने आपको लेक्चर्स देने के लिए काफ़ी एफ़र्ट की है, इनको आपके सामने प्रोड्यूस किया। मैंने ये कोशिश हमेशा की है कि जो मैं आप लोग जब ये लेक्चर लो तो आपको ये कमी फ़ील ना हो कि मैं आपके सामने खड़ा होकर ये प्रेजेंट नहीं कर रहा। मेरी यही कोशिश रही है ऐसा ही फ़ील हो, और हर क्वेश्चन का मैं खुद से क्वेश्चन बना के आंसर देने की भी कोशिश करता हूँ, ताकि आपके ज़हन में कोई चीज़ रहे ना, कोई ऐसी बात ना रहे कि जो कि वो अनसॉल्व सी आपके माइंड में रह जाए। तो ये जो मैं ये बातें करने का मकसद ये है कि जो एफ़र्ट मैं इन लेक्चर्स के ऊपर करता हूँ, एटलीस्ट फिर आपको इन चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए। आपको ये लेक्चर लेने के बाद एटलीस्ट अपने क्लास फेलोज़, अपने दोस्तों में इस चैनल को प्रमोशन जो सी उसके लिए बात करनी चाहिए। और ये जो चैनल है इसके ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स जो है मुझे प्रोवाइड करने चाहिए आप लोगों को। ये आपकी जो है वो जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ड्यूटी बनती है एज माई स्टूडेंट, बिकॉज आप मेरे पोस्टर्स हैं, आप मेरे हैंडबिल्स हैं। मैंने कोई बैनर्स या कोई पोस्टर लगा के अपनी पब्लिसिटी नहीं करनी होती, ये चीज़ें आप स्टूडेंट्स तक कन्वे किया करो। और ये है कि चैनल सब्सक्राइब भी करें और लेक्चर को जो है अच्छी तरह समझें, लिखें। फिर भी कोई इशू हो तो मुझसे डिस्कस करिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बात होती है। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।